आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति है। पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है? तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट जो है पृथ्वी की घूर्णन गति है। अगर वहीं आपको पूछे पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, पृथ्वी की पलायन वेग की हम बात करें तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर वहीं पूछे आपको चंद्रमा का पलायन वेग क्या होता है, तो चंद्रमा का पलायन वेग की बात करते हैं तो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका होता है, इसका भी। अगर वहीं हम बात करें अगर सूर्य की प्लान वेग की अगर हम बात करें तो 42.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका भी प्लान वेग होता है, तो याद रखिएगा। अगर वहीं पूछे चंद्रमा का प्लान वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड और सूर्य की बात करें तो यह 42.2 किलोमीटर प्रति सेकंड प्लान वेग होता है। अगर वहीं बात करें चंद्रमा की यानी कि पृथ्वी की तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका प्लान वेग होता है, तो याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितना रखा गया था, तो 9% जो है विकास दर रखा गया था। अगर वहीं बात करें पंचवर्षीय योजना की तो इसकी शुरुआत तो 1951 ईस्वी में हुआ था, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 ईस्वी तक चला था। अगर वहीं बात करते हो 11वीं पंचवर्षीय योजना की तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते 2002 से 7 तक चला था। अगर वहीं 11वीं की अगर हम बात करें तो 11वीं जो है 2007 से 12 तक चला था, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 12 से 17 तक चला था, यानी कि 2012 से 17 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था। और यही 12वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण करके इसको खत्म करके इसके जगह पे नीति आयोग लाया गया, नीति आयोग की स्थापना किया गया, और इसके जो है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लागू कर दिया गया। तो याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है, तो बात करते हैं बांग्ला भाषा जो अधिकतम बोली जाती है। अगर वहीं आपको पूछे विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, तो 1 नंबर पे बात करेंगे तो इंग्लिश जो है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, और दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो चीनी है, चीनी यानी कि मंदारिन भाषा है। और माना यह जा रहा है कि इनकी तीसरे नंबर पर हिंदी आती थी, लेकिन हम अब ये माना जा रहा है कि हिंदी जो है इसका जो है लोकप्रिय भाषा बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। इसके अनुसार से माना जा रहा है कि हिंदी जो है मंदारिन से कहीं आगे निकलने वाला, यानी कि निकल गया है। तो निकल नहीं गया, अगर निकल गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकला है तो इसको चीनी को जो है पछाड़ के हिंदी जो है सेकंड यानी कि विश्व की जो है सबसे बड़ी सेकंड सबसे दूसरी बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी, तो याद रखिएगा। अब वहीं अगर आपको पूछे भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी जो है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और दूसरे नंबर की बात करते हैं तो बांग्ला, यानी कि बांग्ला जो है दूसरा सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। आइए इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बात करते हैं। बात करते हैं खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यह पुरस्कार 1991 में दिया जाना शुरू किया गया था। सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिए गए थे। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर पूछे आपको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। अगर वहीं महिला में पूछे तो रानी रामपाल हॉकी की जो अभी कप्तान है रानी रामपाल, उस महिला में सर्वप्रथम महिला खिलाड़ी ऐसे महिला खिलाड़ी है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, और इस पुरस्कार में जो है खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो याद रखिएगा, इसकी राशि बढ़ाकर जो पहले 7.5 लाख दिया करता था, इसको बढ़ाकर जो है 25 लाख कर दिया गया। याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं कि इसका नाम बदलकर जो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन
25 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के जन्म दिन 25 दिसंबर को है? तो यह बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की है। और इसी दिन जो है भारतीय सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो याद रखिएगा। और वहीं अगर पूछे तो नागालैंड की स्थापना कब हुआ था? नागालैंड की स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर 1963 में जो है नागालैंड राज्य की स्थापना किया गया था। और यह जो स्थापना किया गया था 1 दिसंबर 1963 में 16वें राज्य के रूप में नागालैंड राज्य की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहला राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था? पहला राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था? तो कनाडा के हैमिल्टन शहर में पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। अगर वहीं पूछे आपको कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था, तो भारत में राष्ट्रमंडल खेल की बात करते हैं तो 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, याद रखिएगा। और अगर वहीं पूछे आपको भारत में एशियाई खेल कब हुआ था, तो भारत में एशियाई खेल 2 बार हो चुका है अब तक में। पहली बार जो है 1951 में हुआ था, याद रखिएगा, यानी कि एशियाई खेलों का जनक भी भारत को कहा जाता है। और दूसरी बार की बात करते हैं तो यह 1982 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। अगर आपको वही पूछे कि भारत जो है ओलंपिक खेल की मेज़बानी कब किया था, यानी कितनी बार किया है, तो ओलंपिक खेल की मेज़बानी अभी तक भारत में नहीं हुआ, यानी कि भारत में अभी तक में एक भी बार ओलंपिक खेल की मेज़बानी भारत ने नहीं की है। तो याद रखिएगा, भारत में सिर्फ राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल का ही मेज़बानी किया है, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल सिर्फ एक ही बार 2010 में किया है और एशियाई खेल 2 बार मेज़बानी किया है, 1951 और 82 में। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। विश्व में फूलों का सबसे बड़ा नीलामी बाजार आल्समीर में स्थित है, यह स्थान किस देश में है? तो वहीं बात करते हैं तो यह स्थान जो है नीदरलैंड में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व वेटलैंड दिवस हर साल कितने फरवरी को मनाया जाता है? विश्व वेटलैंड दिवस हर साल यानी कि फरवरी माह में किस तारीख को मनाया जाता है? तो वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि दिवस, तो बात करते हैं 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से बात करते हैं निम्नलिखित में से चीन के प्रधानमंत्री कौन है? निम्नलिखित में से चीन के प्रधानमंत्री कौन है? तो बात करते हैं ली कीक्यांग जो है चीन के प्रधानमंत्री है। निम्नलिखित में से बात करते हैं चीन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ली कीक्यांग चीन के प्रधानमंत्री है। और वहीं बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो शी जिनपिंग जो है चीन के राष्ट्रपति है वर्तमान में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सबसे कम उम्र की पहली कश्मीरी महिला पायलट कौन है? भारत में सबसे कम उम्र की पहली कश्मीरी महिला पायलट कौन है? तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कश्मीरी है, पहली है, वो भी पहली महिला है। तो ऐसा अजीज है जो भारत में पहली कम उम्र की और पहली कश्मीरी महिला पायलट है, याद रखिएगा। ये एग्जाम में अक्सर यानी कि जरूर ही पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक किस भारतीय अर्थशास्त्री द्वारा रचित है? ग्रोथ एंड फाइनेंस पुस्तक किस भारतीय अर्थशास्त्री द्वारा रचित है? तो डॉक्टर सी रंगराजन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अब बात करते हैं, डॉक्टर सी रंगराजन भारत के अर्थशास्त्री हैं और रंगराजन भारतीय रिजर्व बैंक के 19वें गवर्नर भी रह चुके हैं, यानी कि 19वें नंबर के गवर्नर रह चुके हैं। और वह जो बात करते हैं 1991 तक भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर भी रह चुके हैं, यानी कि 1991 ईस्वी तक की बात करते हैं तो भारत के यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर भी रह चुके हैं। और वहीं बात करते हैं 2003 तक जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 2003 तक की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। यानी कि एक बम जो है, यानी कि छोटा बम बड़ा धमाका, यानी कि एक व्यक्ति के नाम कितने कितने कारनामे हैं, यानी कि कई पदों पे यह रह चुके हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सैल्यूट प्रस्तुत किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सैल्यूट किए जाते हैं? तो 21 गन यानी कि 21 तोपों की सलामी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के समारोह पर दिए जाते हैं। अगर वहीं पूछे गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के लाल किला पर कौन झंडा फहराते हैं, कि झंडोत्तोलन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर वहीं पूछे आपको कि यानी कि
स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली के लाल किला पर कौन झंडोत्तोलन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछे गए हैं, तो ये कई बार कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जो है झंडा फहराते हैं लाल किला में, और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करते हैं लाल किला में। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? यानी कि कौन सा देश एक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है? तो बात करते हैं ताइवान की। ताइवान एक संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। हम अस्थायी और अस्थायी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सदस्य की बात कर रहे हैं। अगर अस्थायी पूछे तो 5 देश हैं, और अस्थायी पूछे तो 10 देश इसका मेंबर है, और वहीं पूछे सदस्य देश की बात कर रहे हैं तो इसमें ताइवान को अभी पूर्ण रूप से देश का दर्जा नहीं मिला है। और वहीं जो है ताइवान पर जो है चीन अपना अधिकार जमाता है, और यह ताइवान को चीन अपना यानी कि हिस्सा मानते हैं, और ताइवान जो है यह जो है एक अलग देश के रूप में मानते हैं, और चीन का हिस्सा नहीं मानते हैं, यानी कि स्वतंत्र अपने आप को मानते हैं। तो इसीलिए हम बात करते हैं ताइवान की। अब बात करते हैं वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब 2009 जीतने वाला पहला भारतीय है? निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब 2009 जीतने वाला पहला भारतीय है? तो AR रहमान पहला भारतीय है। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब संपन्न हुआ था? तो सिंधु जल समझौता की बात करते हैं 1960 में संपन्न हुआ था। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं वाराणसी में स्थित है, और काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं तो यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी कि 12वां ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। याद रखिएगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? किस देश का स्वतंत्रता दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं बात करते हैं म्यांमार 4 जनवरी 1948 ईस्वी में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र होकर एक अलग देश बना था। तो इसीलिए 4 जनवरी को जो है म्यांमार जो है अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है? तो वर्तमान निदेशक की बात करते हैं अजीत कुमार मोहंती जो है भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक हैं। वहीं बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? तो शहरी विकास मंत्रालय की एक पहल है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स शहरी विकास मंत्रालय की एक पहल है। इसे 4 मार्च 2021 को जारी किया गया। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की रैंकिंग और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए अलग रैंकिंग भी शामिल है। इस मूल्यांकन में जो है 111 शहरों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, 111 शहरों ने भाग लिया था। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है? यानी कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है? तो बात करते हैं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह नियंत्रित किया जाता है। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेरिस न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और अभियांत्रिकी मेगा प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और अभियांत्रिक मेगा प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो बात करते हैं पेरिस में स्थित, यानी फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस, जो वहाँ स्थित है। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तेंजिंग नोर्गे किससे संबंधित है? तेंजिंग नोर्गे की बात करते हैं तो यह किससे संबंधित है? यह एक पर्वतारोही है, यानी कि तेंजिंग नोर्गे जो है यह एक पर्वतारोही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय की बात करते हैं तो यह लंदन में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर पुस्तक के लेखक कौन है? वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत इनके लेखक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर वहीं पूछे विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 अक्टूबर को विश्व युवा दिवस, यानी कि बात करते हैं 12 अक्टूबर नहीं 12 अगस्त को, यानी कि 12 अगस्त को जो है विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 12 अगस्त को ही
विश्व हाथी दिवस के रूप में, यानी कि हाथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। अगर हमें पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को, और हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं वही नेक्स्ट क्वेश्चन की। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो बात करते हैं पलाश जो है झारखंड का राजकीय पुष्प है। अगर हमें पूछे तो झारखंड कि यह पुष्प के बारे में खासियत यह है कि यह पुष्प की रंग को, यानी कि यह फूलों के रंग के कारण इसे जंगल की आग कहते हैं। यानी कि पलाश के फूल ऐसे फूल हैं, इसके रंग के कारण इसे जंगल की आग की उपमा दी गई है। तो याद रखिएगा। अगर पूछे जंगल की आग की उपमा किस फूल को दिया गया है, तो पलाश के फूल को दिया गया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं कुर्दिश लोग निम्नलिखित में से देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? तो बात करते हैं इराक देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं नून माती क्या है? नून माती क्या है? तो यह एक तेल शोधन कार्यशाला यानी कि तेल शोधक कारखाना है। आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। बात करते हैं नून माती असम के गुवाहाटी में स्थित है, यानी कि यह कई बार एग्जाम में पूछे गए। नून माती तेल प्रसंस्करणशाला किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना शुरू किया गया था। यानी कि यह भी पूछे जा सकते हैं। नून माती स्थान पर जो है किस कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना शुरू किया गया था? इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा। और भारत में अगर पूछे कुल कितने अभी तेल शोधना नगर है, तो अभी कुल भारत में 25 तेल शोधना नगर है। अब बात करते हैं वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस एक का अंश है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस एक का एक अंश है? तो आनंद मठ का एक अंश है, और इसी आनंद मठ की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। किसको? सैन फ्रांसिस्को को। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं मौसम को किस भाषा में मौसम कहते हैं, यानी कि कहते हैं। मौसम को किस भाषा में मौसम कहते हैं? तो बात करते हैं अरबी भाषा में मौसम कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो बात करते हैं मीठी क्रांति का संबंध शहद या मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्या राजेंद्रन किस शहर की सबसे युवा मेयर बनी है? आर्या राजेंद्रन किस शहर की सबसे युवा मेयर बनी है? तो बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की सबसे युवा मेयर बनी है। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? इनमें से किस रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगर तरंगदैर्घ्य पूछे तो तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। अगर वहीं पूछे सबसे कम तरंगदैर्घ्य तो बैंगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। अगर लाल रंग का सिर्फ जो है तरंगदैर्घ्य ही सबसे अधिक होता है, और बाकी कुछ भी पूछे लाल रंग का सबसे कम होगा। अगर आपको पूछे लाल रंग का अपवर्तन यानी कि सबसे कम अपवर्तन किस रंग का होता है, तो लाल रंग का। अगर वहीं पूछे किस रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का। अगर वहीं पूछे किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बैंगनी का। तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैंगनी का। और अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होता है, बैंगनी का। याद रखिएगा। यानी कि लाल रंग का सिर्फ जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बाकी सब कुछ भी पूछे तो सबसे कम लाल रंग का ही होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो विश्व भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 94वां स्थान था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत किस वर्ष G20 का 18वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? यानी कि भारत की बात करते हैं, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन किस वर्ष करेंगे? तो 2023 में करेंगे। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया है? भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया है? तो गुलजारी लाल नंदा ने किया है। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश
के साथ कुल 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से राज्यों की सीमा लगते हैं। तो पहला नंबर बात करते हैं पश्चिम बंगाल के लगते हैं, दूसरा बात करते हैं मेघालय की, और तीसरा बात करते हैं असम की, और चौथा बात करते हैं त्रिपुरा की, और पाँचवा बात करते हैं मिजोरम की। यानी कि ये पाँचों के राज्य हैं जो सीमा पश्चिम बंगाल से यानी बांग्लादेश से लगते हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीआई टैग की वैधता कितने सालों की होती है? जीआई टैग की वैधता की बात करते हैं तो कितने सालों की होती है? कुल 10 सालों की होती है। और जीआई टैग की जो है किस वर्ष से शुरुआत किया गया? तो जीआई टैग की शुरुआत जो है 1999 में किया गया। और पहली बार जीआई टैग की किसको मिला था यानी किसे प्राप्त हुआ था? तो दार्जिलिंग के चाय को पहली बार जीआई टैग प्राप्त हुआ था। तो 2004 से 5 के बीच में है, पहली बार जो है दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 किस तिथि को लागू किया गया? तो नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करते हैं तो 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। अगर वहीं बात करते हैं पहली बार शिक्षा नीति 1968 में लाया गया था। अगर वहीं बात करते हैं दूसरी बार जो शिक्षा नीति की बात करते हैं 1986 में आया था। और तीसरा शिक्षा नीति की अगर बात करें तो 2020 में लाया गया। यानी कि अब तक में जो है 3 बार जो शिक्षा नीति को लाया गया है। अगर वहीं बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर वहीं बात करें अगर और भी ऑप्शन की तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ब्रिटेन से जो है विधि संबंधित जो भी प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं एग्जाम में अक्सर आने वाले क्वेश्चन, यानी कि ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं इनमें से कौन खिलाड़ी और खेल से संबंधित सुमेलित है? तो नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो हाल ही में जो है अभी गोल्ड मेडल जीतकर टोक्यो ओलंपिक से आया है। तो यह किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से ये सुमेलित है। वहीं बात करते हैं भवानी देवी की तो ये तलवारबाजी करती है, ये तलवारबाजी से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। नेत्रा कुंदन की बात करते हैं तो ये एक नाविका है, तो ये भी सही है। नहीं यानी कि बात करें तो यह सभी के सभी सही है। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा देश और युद्ध अभ्यास से सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा देश और युद्धाभ्यास से सही सुमेलित है? तो बात करते हैं गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है, तो ये सही है। और मित्र शक्ति की बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच होता है, तो ये भी सही है। और दष्टलिक युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इनमें से किसका मिलान सही है? इनमें से किसका मिलान सही है? कुंतल से हो जाता है सिर के बाल, और इंदु से हो जाता है चंद्रमा, और कुंडल से हो जाता है कान के आभूषण। तो याद रखिएगा ये सभी के सभी सही हो जाते हैं, सही है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितने हैं? 1 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितने हैं? तो बात करते हैं 25 अभाज्य संख्याएं। अगर आपको यह पता नहीं है तो यह कितने अभाज्य संख्याएं कौन कौन, तो आप आराम से इसे याद कर सकते हैं। तो हम बता रहे हैं उसका ट्रिक है कि 1 से 100 तक का अभाज्य संख्या की कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो बात करेंगे इसका जो मोबाइल नंबर की तरह एक अंक है, नंबर है, उसको याद रखिएगा 44 22 32 23 21। ये बिल्कुल मोबाइल नंबर है, 10 अंक का, याद रखिएगा। अगर आपको वही पूछे 1 से 10 तक कितने अभाज्य संख्या है तो 4। अगर 11 से 20 तक पूछे तो 4। और 21 से 30 के बीच में पूछे 2। इसी तरह आप देख सकते हैं। अगर वही पूछे आपको 91 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या है तो 1 है। यानी कि टोटल अगर आपको पूछे तो 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या है तो 25 हो जाएंगे। अगर वही पूछे आपको 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है तो 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 से 50 तक में पता करते हैं 4 4 8 2 10 2 12 3 15 हो जाते हैं। इस तरह आप याद रख सकते हैं आसानी से। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं यदि 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो यह भी मैथ जो है बनाना बिल्कुल आसान है, तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसको है 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिन में करते हैं, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 180 और बराबर देखे x मल्टीप्लाई 40 हम कर सकते हैं।
इसको हम 40 कर देंगे, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू x इंटू 40। हम इसको कटा देंगे, 20 दोनों 40 और 2 से कटा देंगे 90, यानी कि x का मान की बात करते हैं तो 90 हो जाते हैं। तो इसका आंसर की बात करें तो 90 हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं दिन के 10:35 और 12 बजे दोपहर के बीच कितने मिनट का अंतर होगा। तो कितने मिनट का अंतर होगा, तो इसको भी निकालना बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो 12 बजे को हम घटा देंगे 10:35 में, तो 35 में घटा देंगे, तो इसको हम घटाने के बाद जो है इसको घटाने के बाद हो जाएगा मेरा 5, और इसमें जो है कि बात करते हैं, तो इसको घटाने के बाद हम बात करेंगे, निकल जाएगा 5, 2 और 1। तो इसका हम बात करेंगे, तो इतना निकलने के बाद, यानी कि इतना निकल जाएंगे, तो हम इसको किस प्रकार करेंगे, तो इतना निकलने के बाद अगर इसको हम 1 घंटा 25 मिनट हो जाता है, तो कुल की बात करें तो 60 में हम 1 घंटा 25 मिनट हो गया और 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल 85 मिनट। तो इस आंसर की बात करें तो 85 हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन महाप्राण व्यंजन के उदाहरण है। इनमें से कौन महाप्राण व्यंजन के उदाहरण है। खो, घो, झो, यानी कि बात करते हैं ये सभी के सभी महाप्राण व्यंजन के उदाहरण है। आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, यानी कि वायु जिसको हम बोलने में वायु निकलते हैं तो उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे खो, घो, झो और फ, यानी कि उच्चारण के साथ जो है वायु निकलते हैं, समझ लीजिए महाप्राण है। और वही अल्पप्राण की बात करते हैं, तो अल्पप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनमें बहुत ही कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, यानी कि बहुत ही कम बल के साथ बोला जाता है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। और जो ज़्यादा बल के साथ बोला जाता है और जो हकार की ध्वनि निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। और जो कम बल के साथ यानी कम वायु के साथ बोला जाता है उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे को, गो, जो और पो वर्ग हो जाते हैं। अगर वहीं बात करते हैं वर्गों के तीसरे, यानी कि वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण अल्पप्राण होते हैं और बाकी जितने भी होंगे सब महाप्राण हो जाएंगे। एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं कि वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण है अल्पप्राण होते हैं। जैसे कि को, गो, चो, जो, टो, डो, तो, दो, पो, यो, रो, लो, वो, ये सब जो अल्पप्राण हो जाएंगे और जो शेष बचेंगे वो महाप्राण हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल। अब बात करते हैं स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या की बात करते हैं 16 है। तो आइए इसको समझते हैं स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या की बात करें तो हम कुल 16 है। तो देख सकते हैं को, खो, गो, घो, टो, ठो, डो, ढो, तो, धो, दो, धो, पो, फो, बो, ये सारे के सारे जो है स्पर्शी व्यंजन है, देख सकते हैं आप, और इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं वही नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं चंद का विलोम शब्द क्या होगा। चंद की विलोम शब्द की बात करें तो बहुत होता है, यानी कि चंद का विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द बहुत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।